वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया। कहते हैं खाका वो तहरीर है जिसमें खाका नगार किसी इंसान की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं को इस तरह उजागर करे कि वो शख्सियत उस इंसान की ज़िंदगी का जिस कदर मुशाहिदा किया हो, गैर जानबदारी से उससे मुताल्लिक़ा हालात और वाक़यात को कारी के मुताले में ले आए। लंगर खाना ऐसे ही औसाफ, ऐसे ही एहसासात की आईनादार है। जावेद सिद्दीकी बुनियादी तौर पर एक मशाक कॉलम नवीस और कहानी नवीस हैं। उन्होंने सीताजीत रे की मशहूर फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के मुकालमे भी लिखे हैं। लंगर खाना में उन्होंने अपनी इस सलाहियत का भरपूर इस्तेमाल किया है और खाकों में मौजूद शख्सियात और उनसे मुतअल्लिक़ यादों को तमाम तर जुज़रियात के साथ इस तरह बयान किया है कि मज़कूरा शख्सियत अपने अतराफ़ में चलती फिरती नज़र आती हैं, सांस लेती महसूस होती हैं। इस किताब में कुल 8 खाके हैं। जावेद सिद्दीकी ने आम लोगों के खाके भी बड़े दिल से लिखे हैं, खासकर बेकस दहलवी और अकबरी बुआ। लंगर खाना में कैफी आज़मी और FM हुसैन के खाके भी काबिल मुताला हैं। आइए सबसे पहले सीताजीत रे के खाके से कुछ इक़्तिबासात आपकी नज़र हैं। सीताजीत रे आलमी सिनेमा में एक बहुत ऊंचा मकाम रखते हैं, मगर खुद भी इतने ऊंचे होंगे मैंने कभी सोचा न था। जब 6 फुट 4 इंच के रे साहब ने दरवाज़ा खोला तो मेरा मुंह भी खुल गया और देर तक खुला रहा। वो एक शानदार शख्सियत के मालिक थे, लेकिन दुबले नहीं थे। सांवला रंग, कशादा पेशानी, सलीके से जमे हुए बाल, बड़ी बड़ी रोशन आँखें, ऊंची सतवा नाक, मुस्कुलाते हुए होंठ, ठोड़ी ज़रा चौड़ी थी। कहा जाता है ऐसी ठोड़ी वाले मेहनती और मुस्तकिल मिजाज होते हैं। मानकदा सीताजीत रे बंगाली थे और उनके करीबी साथी उन्हें मानकदा कहकर बुलाते थे। हाँ, तो मानकदा ने एक छोटी सी कहानी को काफ़ी फैला दिया था और उस वक्त की सियासत को बड़ी खूबसूरती से कहानी के अंदर ले आए थे। सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने अवध के आखिरी ताजदार वाजिद अली शाह का मजाक उड़ाने के बजाय उसकी कमज़ोरियों का जिक्र किया था, मगर उसे एक ऐसा बादशाह दिखाया था जो अपनी कमज़ोरियों की वजह से नहीं बल्कि अंग्रेज़ों की सियासत की वजह से हुकूमत खो बैठता है। उर्दू का कमाल ये है कि इसमें एक ला मौसीकी है। अगर कलम किसी जानकार के हाथ में है तो लफ्ज़ लफ्ज़ नहीं रहते, सुर बन जाते हैं। मेरे और शमा के जोश का ये आलम था कि अपना होश नहीं था। रोज़ाना 12-12, 14-14 घंटे काम करते, मगर ज़रा सी भी थकावट का एहसास नहीं होता था। सीताजीत रे को सत्याजीत रे बनाने में बोदी का बड़ा हाथ था। बहू दीदी बड़ी ही प्यारी और मोहब्बत करने वाली खातून थीं। कहा जाता है कि फिल्म याथर पंजाबी आधे में ही बंद हो गई थी क्योंकि पैसे ख़त्म हो गए थे। इस वक्त बोदी ने अपने सारे जेवर गिरवी रखकर कहा, जेवर तो जब चाहो बन सकता है, याथर पंजाबी बार बार नहीं बन सकती। दूसरा अहम खाका है FM हुसैन का, जो हमेशा नंगे पांव रहते थे। पहले माधुरी के इश्क में गिरफ्तार थे और गजगामनी जैसी बेहतरीन फिल्म बनाई। फिर उन्हें तबू अच्छी लगने लगी तो फिल्म मीनाक्षी बनाई और दात पाई। देवी देवताओं की पेंटिंग की तो इंतहा पसंदों को आगे कर दिया गया, जिन्होंने कहा कि हुसैन साहब ने हमारे देवी देवताओं की तौहीन की है, जबकि मंदिरों में जो देवी देवताओं की तस्वीर और उनके आसन बताए गए हैं वो तो बहुत मयूब मालूम होते हैं। लेकिन हुसैन साहब को भारत छोड़ना पड़ा और फिर कतर ने उन्हें फौरन ही अपनी शहरियत दे दी, लेकिन वो आखिर दम तक हिंदुस्तान को याद करते रहे। कुछ दिनों बाद एक खबर बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ सारे अखबारात में दिखाई दी कि मुल्क के नामवर पेंटर MF हुसैन को वेलिंगटन क्लब से इसलिए निकाल दिया गया कि वो जूते नहीं पहने हुए थे और अंग्रेजी तहजीब जूतों के बगैर मुकम्मल नहीं होती है। साथ ये भी लिखा था कि हुसैन साहब कभी जूते पहनते ही नहीं, हमेशा नंगे पांव रहते हैं और इसी हाल में सारी दुनिया घूमते हैं। तो ये कि हुसैन साहब की तस्वीर भी छपी थी। अचानक मुझे याद आया, अरे इन्हीं को तो मैंने भिंडी बाजार के फुटपाथ पर देखा था। तो ये है मशहूर और मकबूल फिदा हुसैन, जिनके बहुत चर्चे सुने हैं हमने।
और फिर उन्होंने चाय बनाना शुरू की। चाय को इतना उबाला कि पत्तियों का दम ही निकल गया। फिर उसमें दूध और शक्कर डालकर उस वक्त तक खौलाते रहे जब तक वो बर्तन से बाहर न निकलने लगे। मगर हुसैन साहब ने माफ नहीं किया। जब चाय का रंग किसी साउथ इंडियन हुसैन के गालों जैसा सुर्खी माइल सांवला हो गया तो बड़ी एहतियात से एक ग्लास में छाना और फरमाया, इसे कहते हैं चाय। हुसैन साहब की चाय की चाहत के दर्जनों किस्से मशहूर हैं, जिन्हें सुनकर मौलाना आज़ाद के गुबारे खातिर वाली चाय कुछ फीकी लगने लगती है। वर्ली कॉफियर डेल, पूरी बंदरकानियो एम्पायर, कोलाया का बगदादी, भिंडी बाजार का कैफे नज़ारी की कुर्सियां और पुराने वेटर आज भी गवाही दे सकते हैं कि हुसैन ने वहां कितने हजार प्यालियां अपनी पसंदीदा चाय की खाली की होंगी। इन तमाम होटलों में उनकी कुर्सी और टेबल मखसूस थी, बल्कि वेटर भी खास होता था जो उनके मिजाज और पसंद को समझता था। फेयरडेल के हमीद भाई उनके पसंदीदा वेटर थे। वो चाय पिलाता रहता और हुसैन साहब उससे दुनिया भर की बातें करते रहते। चाय पीते वक्त वो एक पाँव कुर्सी के ऊपर रख लिया करते थे। कुछ दिनों बाद एक खबर बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ सारे अखबारात में दिखाई दी कि मुल्क के नामवर पेंटर एम.एफ. हुसैन को वेलिंगटन क्लब से इसलिए निकाल दिया गया कि वो जूते नहीं पहने हुए थे, और अंग्रेजी तहजीब जूतों के बगैर मुकम्मल नहीं होती है। साथ ये भी लिखा था कि हुसैन साहब कभी जूते पहनते ही नहीं, हमेशा नंगे पांव रहते हैं और इसी हाल में सारी दुनिया घूमते हैं। तो ये कि हुसैन साहब की तस्वीर भी छपी थी। अचानक मुझे याद आया, अरे इन्हीं को तो मैंने भिंडी बाजार के फुटपाथ पर देखा था। तो ये है मशहूर और मकबूल फिदा हुसैन, जिनके बहुत चर्चे सुने हैं हमने। और फिर उन्होंने चाय बनाना शुरू की। चाय को इतना उबाला कि पत्तियों का दम ही निकल गया। फिर उसमें दूध और शक्कर डालकर उस वक्त तक खौलाते रहे जब तक वो बर्तन से बाहर न निकलने लगे। मगर हुसैन साहब ने माफ नहीं किया। जब चाय का रंग किसी साउथ इंडियन हुसैन के गालों जैसा सुर्खी माइल सांवला हो गया तो बड़ी एहतियात से एक ग्लास में छाना और फरमाया, इसे कहते हैं चाय। हुसैन साहब की चाय की चाहत के दर्जनों किस्से मशहूर हैं, जिन्हें सुनकर मौलाना आज़ाद के गुबारे खातिर वाली चाय कुछ फीकी लगने लगती है। वर्ली कॉफियर डेल, पूरी बंदरकानियो एम्पायर, कोलाया का बगदादी, भिंडी बाजार का कैफे नज़ारी की कुर्सियां और पुराने वेटर आज भी गवाही दे सकते हैं कि हुसैन ने वहां कितने हजार प्यालियां अपनी पसंदीदा चाय की खाली की होंगी। इन तमाम होटलों में उनकी कुर्सी और टेबल मखसूस थी, बल्कि वेटर भी खास होता था जो उनके मिजाज और पसंद को समझता था। फेयरडेल के हमीद भाई उनके पसंदीदा वेटर थे। वो चाय पिलाता रहता और हुसैन साहब उससे दुनिया भर की बातें करते रहते। चाय पीते वक्त वो एक पाँव कुर्सी के ऊपर रख लिया करते थे। हुसैन साहब ने बताया, वो 17 बरस की उम्र में मुंबई आए थे। हुसैन साहब को कोई काम नहीं आता था सिवाय पेंटिंग करने के। काम की तलाश में घूम रहे थे कि फाकलैंड रोड पर एक आदमी पे नजर पड़ी जो जमीन पे कपड़ा बिछाए तस्वीर बनाने की कोशिश कर रहा था। ये किसी फिल्म की होर्डिंग थी। हुसैन बहुत देर तक उसे देखते रहे, फिर उस आदमी के पास जाकर बोले, मुझे भी कोई काम दीजिए। उस आदमी ने उस दुबले पतले लंबे लड़के को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, क्या करना आता है? हुसैन ने कहा, कुछ तस्वीरें बना लेता हूँ। उस आदमी ने ब्रश हुसैन के हाथ में दिया और कहा, बनाओ। हुसैन ने होर्डिंग्स बनानी शुरू की और वहीं डेरा जमा लिया। रात को फुटपाथ पर सो जाया करते और सुबह को नाश्ता करने हुसैनी खिचड़ी वाला की दुकान पे चले जाया करते, जो 5 पैसे में 1 प्लेट खिचड़ी बेचता था और दाल मुफ्त मिल जाती थी। हुसैन साहब पे मेहरबान भी बहुत था, महीनों उधार खिलाता रहा। बेहुजूर जावेद की नानी का खाका है, लिखते हैं, हूरे अगर बूढ़ी होती तो बिल्कुल मेरी नानी जैसी लगती। मैं अपनी नानी को बेहजूर कहा करता था क्योंकि उनके बाकी नवासे नवासियाँ और पोते पोतियाँ, जिनकी तादाद 29 होती थीं, यही कहा करते थे। मगर वो दूर दूर तक खड़ाओं वाली सैदानी के नाम से मशहूर थीं क्योंकि उन्होंने कभी जूता चप्पल नहीं पहना था। शादी के वक्त भी सुहाग के जोड़े के साथ खड़ाऊं पहनकर ससुराल आई थीं और खड़ाऊं भी वैसी जैसी श्री राम पहनते थे, जो बाद में भरत जी ने ले जाकर अयोध्या के सिंहासन पे रख दी थीं। नानी
کھڑاؤں والی سیدانی کے علاوہ بھی کئی ناموں سے مشہور تھیں، مثلاً اللہ والی سیدانی اور بیری والی سیدانی، اس لیے کہ ان کے لمبے چوڑے آنگن میں بیری کے 8 درخت تھے۔ اور یہ اقتباس ہے اکبری بوا میں سے، جو ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ باپ دودھ کا کاروبار کرتے تھے۔ انہوں نے جہیز میں اکبری کو 2 بھینسیں بھی دیں، لیکن اولاد نہیں دی۔ اکبری بوا نے شوہر کی دوسری شادی کروا دی اور سوکن کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا۔ جب اس کے ہاں اولاد ہو گئی تو اولاد کو بھی بڑے ناز و نعم میں پالا، لیکن جب بچہ چلنے پھرنے لگا تو سوکن نے پرزے نکالنے شروع کر دیے، اور ایک دن سوکن بچے کے جوان پٹھان مولوی کے ساتھ فرار ہو گئی۔ سوکن سے لڑائی کی وجہ سے اکبری نے طلاق لے لی اور گزارے کے لیے دہی پھلکیاں بنا کر بیچنے لگیں۔ اکبری بوا کی دہی پھلکیاں دوا دور مشہور تھیں، مگر گھروں کے اندر انہوں نے کبھی سڑک یا اپنا خانچہ نہیں لگایا، نہ ہی اپنی ٹوکری لے کر میلے ٹھیلے گئیں۔ ایک گھر سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے میں گھومتی رہیں۔ ان کے ہاتھ میں ایسی لذت تھی کہ جہاں جاتے ہاتھوں ہاتھ لی جاتی۔ ریاست کے شاہی رکابدار بھی بوا کی پھلکیاں کھا کر پیالی اور انگلیاں دونوں چاٹ لیا کرتے تھے۔ یہی حال ان کے سیخ کباب کا تھا۔ جب سردیاں آتیں تو بوا گرم گرم سیخ کباب لے کر نکلتی، اور اکثر ایسا ہوتا کہ تمام سیخ کباب 1-2 گھروں میں ہی ٹھکانے لگ جاتے۔